ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमसे कह रहा है बच्चों, जरा पढ़िएगा इसको। ये कह रहा है आपसे, क्यूमीन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर यूजफुल केमिकल्स। दिस इज व्हाट बच्चों, क्यूमीन। ठीक है, ये क्यूमीन है। Complete the table 5.1 to show the number of sp2 and sp3 hybridized carbon atoms that are present in a molecule of cumene। अब देखो ये AS का पार्ट है, बट स्टिल दे कैन आस्क दिस इन एग्जाम्स, और क्योंकि A2 का मतलब है कंप्लीट सिलेबस, सो आपको भी रेडी रहना है कि ये सवाल आ सकता है ना। होपफुली आप लोगों को स्ट्रक्चर का पता होगा कि ये है आपके पास बेंजीन ना। बेंजीन इसको ही बोलते हैं भाई। अभी आपके पास बेंजीन है। इस बेंजीन के अंदर ये जो 6 कॉर्नर्स होते हैं, ये 6 के 6 कॉर्नर्स जो होते हैं कार्बन होते हैं। अब यहाँ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये एक डबल बॉन्ड आ गया, ये एक डबल बॉन्ड आ गया, और ये आपके पास तीसरा डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना, तो 3 आपके पास ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अब ये जो 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं भाई, ये एक्चुअल में तो 6 के 6 कार्बन के साथ हैं, है ना भाई। हर कार्बन के बीच में ही ये डबल बॉन्ड मौजूद है। सो इसके अलावा ये 3 कार्बन और हैं आपके पास, 1, 2 और ये 3 कार्बन और हैं। टोटल हैं आपके पास 9 कार्बन्स। 1, 2 इनके दरमियान डबल बॉन्ड, 1, 2 इनके दरमियान डबल बॉन्ड, 1, 2 इनके दरमियान डबल बॉन्ड। तो जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सो वो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो कहलाता है sp2। सो वी हैव 6 कार्बन्स जो कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज हैं। सही है ना। जो सिंगल बॉन्ड्स वाले होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड्स वाले आपके पास sp3 होते हैं, जिसके 4 सिंगल बॉन्ड्स हों। ठीक है ना, और जिसके एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा तो वो आपके पास sp2 होगा, और जिसके पास एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp होगा। और यहाँ पर आप देखें कि 4 के 4 बॉन्ड इसके सिंगल हैं, 4 के 4 बॉन्ड सिंगल हैं, 4 के 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये टोटल सिग्मा बॉन्ड्स अपने अंदर रख रहा है, तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी हैव 3 कार्बन्स जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। राइट बच्चों, ऐसी है। ठीक है ना बच्चों। 5 होंगे, 5 क्यों होंगे ना, sp2 तो 6 होंगे ना भाई। 5 क्यों होंगे, ये 6 कार्बन है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। तो sp2 तो 6 हो गए, और sp3 3 है। 1, 2, 3, 5 क्यों होंगे। सही है। उसके बाद आपके पास ये सवाल पूछ रहा है, क्यूमीन कैन बी synthesized via Friedel-Crafts alkylation reaction as shown in 5.2। नेम द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द Friedel-Crafts alkylation। अच्छा, हमने ये पढ़ा था Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation। ठीक है ना, ये जो एल्काइलेशन और एसाइलेशन बेंजीन की हमने पढ़ी थी, ये फ्रिडल क्राफ्ट के नाम से होती है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है bromination, chlorination, all these stuff is going to be when you are going to attach anything on the benzene ring, it's always what बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है। ये क्या होती है भाई, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये काफी आसान सवाल हैं दोनों। अच्छा, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने आसान भी देखी हैं ना भाई, काफी आसान सवाल है ये। फिर द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम दिस कैटाइन, आइडेंटिफाई सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कैटाइन फ्रॉम 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसके साथ क्या ऐड करोगे कि आपके पास ये कैटाइन बन जाएगा। तो बच्चों क्या ऐड करते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। क्या ऐड करते हैं कि आपके पास कैटाइन बनता है। ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, AlBr3 ऐड करते हैं, या FeBr3 ऐड करते हैं, और उसको हम बोलते हैं लोएस, लोएस कैटलिस्ट बोलते हैं, या इसको लोएस आप जो है क्या नाम है कैटलिस्ट के अलावा जो है हैलोजन करियर भी बोल सकते हैं। तो आप ऐड कर सकते हैं, क्या बोलेंगे आप इसको, आप बोलेंगे ऐड लोएस catalyst that is actually AlBr3, and if you are not satisfied with aluminum you can even add FeBr3, right। तो ये आप ऐड करते हैं। ठीक है, Br4 नहीं, Br3 होता है। ठीक है, और अच्छा, एक बच्ची बोली कि सर आप यहाँ पर ब्रांच लगाई हुई है तो ये sp3 हो गया। नहीं ना, देखो बेटा, बॉन्ड तो फिर भी इसके दो ही बने हुए ना। आप देखें, इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, दो इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, एक ब्रांच है। सो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट थिंग कि यार आपके पास जो कार्बन है उसके बॉन्ड किसके साथ बने हुए हैं। हमारा कंसर्न जो है वो ये है कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं।
ठीक है ना। तो इसके टोटल कितने बॉन्ड बने हुए हैं भाई, एक दो, बाकी दो बॉन्ड इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। सो इफ इट इट इज हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि तीन सिग्मा बॉन्ड है, वो तीन सिग्मा बॉन्ड किसी के साथ भी हो सकते हैं, है ना भाई। सो तीन सिग्मा बॉन्ड जिसके भी होते हैं वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है किरण, बात समझ में आती है। तीन बॉन्ड है ना इसके बाद, हम तीन बॉन्ड को फोकस करेंगे। वो बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, ब्रांच के साथ बना हुआ है या वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कंप्लीट द फिगर 5.3 टू शो द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन व्हेन बेंजीन इज गोइंग टू बी रिएक्टेड विद दिस इलेक्ट्रोफाइल, इंक्लूड ऑल रेलेवेंट curly arrows and the charges। ठीक है, सो वी नो दिस कि आपके पास होता क्या है कि जैसी बेंजीन रिंग देखता है कि भाई यहाँ पर एक कार्बोकैटाइन आ गया तो ये इस पे अटैक करता है भाई। तो ऐसे कहीं पर भी एरो ना बनाइएगा, आपको एरो बना के दिखाना है। इसका जो हेड होना चाहिए इट्स ऑलवेज टूवर्ड्स दैट स्पीशी जो कि एक्चुअल में पॉजिटिव आइन बना रही है या ये जो इलेक्ट्रोफाइल में मदद कर रही है। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हुआ है, तो कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, तो कार्बन पे ही अटैक करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है बेंजीन रिंग बना लीजिए। ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग को कुछ यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगी, तो वो भी बनाना जरूरी है। तो जैसे ही यहाँ पर कार्बन अटैक करेगा इसके ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है कि देखो भाई, इसके जो दो बॉन्ड थे ना, इसमें एक हाइड्रोजन था और एक क्या था उसके अंदर, फॉर सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल था। आपने याद रखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो अटैच्ड होगा। बाकी जो दो ब्रांचेस है ना, आप वो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे अलग से दिखा सकते हो भाई। ये दो ब्रांचेस ऐसे बना के दिखा दी आपने, भले से आप इसको एक साथ CH3 करके भी दिखा दो, कोई मसला नहीं, लेकिन कीप इट रिमेंबर कि जो अटैच्ड होगा उस स्पीशी को आप दिखाएंगे। और फिर जहां से अटैच हुआ है वहां से रिंग भी टूटेगा। ठीक है ना भाई, यहाँ से आपके पास रिंग भी टूटेगा। तो ये मैंने फॉर सपोज ये बेंजीन रिंग है, सो यहाँ से आप इसको रिंग को भी तोड़ के दिखाओ कि भाई यहीं से टूटेगा रिंग। ठीक है ना, और यहाँ से रिंग टूटने की वजह से ये जो हो जाएगा वो आपके पास कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ ये वाला बॉन्ड वापस से अंदर जाके बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज निकल जाएगी भाई, हाइड्रोजन आयन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मैकेनिज्म है जो कि आपको आना चाहिए, और होपफुली इतनी प्रैक्टिस हमने इसकी की थी, ये तो आपको आता ही होगा। Then they are asking for the Friedel-Crafts alkylation of benzene by 1-bromopropane also produce cumene as the major product, or the CH3CH2 cation form in the first step quickly rearranged to form CH3 twice CH cation. Suggest why this is the case. Explain your answer. वो कह रहा है आपसे कि जब आपके पास फॉर सपोज CH2 का जो बी मतलब ये 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है, कि जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं फॉर सपोज हैलोजन कैरियर के साथ, सो होता क्या है, आपके पास बनता है ये वाला इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, आपके पास ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ठीक है, और साथ में आपके पास AlBr4 बन जाता है, जो कि बाद में आपके पास क्या हो जाता है भाई, मतलब रिकवर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं दिस इज प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन, सॉरी हैलोजिनो तो नहीं है, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन आप बोल सकते हैं इसको। तो दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन। अब वो ये कह रहा है हमसे कि जैसे ही ये CH3CH2 बनता है ना, ये फौरन से कन्वर्ट हो जाता है, या आप कह लें कि ये बहुत जल्दी से रीअरेंज करते हैं अपने पार्टिकल्स को। ये CH3CH2 पॉजिटिव जो है, ये अपने आप को रीअरेंज कर कर क्या बना रहा है, ये बना रहा है CH पॉजिटिव CH3, जो कि ये है आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, जो कि आपके पास क्या है भाई, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है ना, मतलब ये जो चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो कैसे शिफ्ट हो गया है, क्यों शिफ्ट हो गया है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सो वी ऑल नो दिस यार, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन हो या टर्शियरी कार्बोकैटाइन हो, दे हैव मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, so they are more stable than primary carbocation, so that is why they always form major product. So this is the scenario। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कार्बोकैटाइन अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये सब कुछ कर सकता है। सो यही सिचुएशन अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि CH3CH2 पॉजिटिव इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन, इट इज अ प्राइमरी कार्बोकैटाइन। ठीक है ना, एंड
it rearranged itself to form CH3 two times along with CH positive, which is secondary carbocation, right? Which is secondary carbocation, ठीक है। और आपको ये बात पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल एज दे हैव मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। सो सेकेंडरी carbocations are more stable as they have more positive inductive effect, ठीक है ना भाई। ठीक है बच्चों, ये अच्छा आपने सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, दिस इज नॉट द पार्ट, आप इसको मत देखें। राइट आंसर तो हमने ऊपर मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये एंट्रोपी चेंज निकालना है सवाल में, सी पार्ट में, जो कि काफी आसान है। क्यूमीन ऑक्सीडाइज इन एयर टू फॉर्म फिनोल एंड प्रोपेनॉन, reaction 1 is given, table 5.2 gives some relevant standard entropies, calculate the standard entropies for this reaction. It's quite simple, so we can simply solve this. क्या होता है भाई, एंट्रोपी चेंज जो होता है आपके पास, होपफुली आप लोग को याद होगा। एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं बच्चों, एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए आपको निकालनी है एंट्रोपीज, समीशन ऑफ ऑल एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ ऑल एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है भाई, प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन ये लिखा हुआ, ठीक है ना। सो इसकी एंट्रोपी चेंज कितनी है, 200, ठीक है ना। प्लस C6H5O ये रहा, इसकी कितनी है आपके पास 146, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस इसकी आपके पास कितनी है 278, और ऑक्सीजन की कितनी है आपके पास 205, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर दें, ये दोनों भी 1 1 है, 278 प्लस 205, इनको बताइए कितना आंसर आ रहा है, दिस इज 346, माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 483, है ना भाई। तो माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 137, 137 जूल्स पर केल्विन पर मोल आपके पास आंसर आ रहा है। थैंक यू बच्चों। ओके तो फिर उसके बाद बोल रहा है शो दैट द रिएक्शन इज फीजिबल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हेन यू ऐड 273 ओवर देयर, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 298 केल्विन, राइट। और आपको फॉर्मूला पता है गिब्स फ्री एनर्जी का, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी चेंज माइनस टी डेल्टा एस, एंड डेल्टा एस को डिवाइड बाय 1000 कराना होता है, कॉस इट इज इन जूल्स, ठीक है ना। तो हमें इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है, राइट राइट। ओके तो इंथैल्पी चेंज ऊपर गिवन है आपके पास 371, 371, राइट। और टी हमारे पास आ गया 298, ये आपके पास आ गया, सॉरी ये आपके पास आ गया माइनस, ठीक है ना। और ये है 137 डिवाइड बाय 1000, बच्चों बताओ कितना आंसर आ रहा है, 330.174, ठीक है, माइनस 330.174, और इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, 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 किलो जूल पर मोल। और उसके बाद आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं एज दिस इज इन नेगेटिव सो द रिएक्शन इज फीजिबल, राइट। सो गिव्स फ्री एनर्जी जब आपके पास नेगेटिव में होती है, इट शोज द रिएक्शन इज व्हाट, द रिएक्शन इज फीजिबल, राइट। तो आप अगर यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखना चाहें तो खैर है, हमने तो नेगेटिव में शो करना था, ठीक है। तो वो आ चुका है। डी पार्ट में वो आपसे कह रहा है क्या, फिगर 5.4 शोज द टू रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्रोमीन वाला रिएक्शन है, स्टेट द कंडीशन फॉर द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। यार ब्रोमिनेशन की तो कोई भी कंडीशन नहीं होती है, तो सिंपल रूम टेम्परेचर पे काम कर लेगा। एक्सप्लेन व्हाई दीज कंडीशंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, या दिस इज द क्वेश्चन। कि जब आप बात करोगे, अच्छा इसका अगर मैं कंप्लीट कर लूँ तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आपके पास क्यू क्या होगा, फिनोल हो या फिनाइल अमाइन हो, आप लोगों को पता है कि ये जब इनके ऊपर ब्रोमीन या क्लोरीन अटैक करता है, विच कैन बी द टेस्ट ऑफ फिनोल एज वेल, क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट भी बनते हैं, आपको याद होगा, ये पहले भी सवाल हम कर चुके हैं। जितनी पॉसिबल पोजिशंस हैं उन सब पर आपके पास क्या लग जाता है भाई, ब्रोमीन लग जाता है,
या क्लोरीन लग जाता है और इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन भी पेपर में आ सकती है। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर की होती है और फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट होती है। सो दिस कैन बी द टेस्ट ऑफ फिनोल एज वेल, राइट। तो ये फिनोल के टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें इस वक्त वो क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है सवाल में कि भाई आप बताएं कि कंडीशंस क्या होंगी। तो भाई कंडीशंस के अंदर आप लिख लें कि आप एक्वस लिख लें, चलें एक्वस ब्रोमीन यूज कर रहे हैं। एक्वस ब्रोमीन हम यूज कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई, ये लिख लेते हैं। उसके बाद अगर आप बेंजीन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो भाई बेंजीन के साथ कंपैरिजन तो यही होगा कि जब आप फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो जो लोन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाता है, विच मेक्स बेंजीन रिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट इज इजियर फॉर फिनोल टू अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, राइट। वाइल अगर आप बेंजीन की बात करें तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, पाई बॉन्ड अंदर जो है अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए बेंजीन इतनी आराम से रिएक्शन नहीं करता, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो यही बात आपने यहाँ लिखनी है 3 मार्क्स के लिए। सो यहाँ लिख सकते हैं बेंजीन इज लेस reactive than phenol as lowest catalyst is used for the bromination of benzene, for the bromination of benzene, right? While the lone pair of oxygen in phenol is delocalized into the benzene ring, which makes benzene ring more electronegative. That is why, that is why it is easier for phenol to attack on bromine, या आपके पास क्या लें आप, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल, हाँ इलेक्ट्रोफाइल कह लें। ठीक है, क्योंकि जब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल तो बनेगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यू, वो हम बना चुके हैं ऊपर ऑलरेडी। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक रिएजेंट आर, आर के लिए क्या चाहिए होगा, आर देख लेते हैं भाई आर क्या चीज है। देखो फिनोल तो ऑलरेडी मौजूद है, तो ये तो हम इसको तंग नहीं करेंगे, ये तो होता ही है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी होता है, तो इसको हम तंग नहीं करेंगे। हाँ, हमारे पास, अच्छा इसने NaOH डाला है, ठीक है ना, तो वैसे तो ये होता है, अगर आपको याद हो एजो डाई बनाते वक्त हम लोग यूज करते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट, है ना भाई। और डाई एजोनियम सॉल्ट किससे बनता है, जब आप NaOH डालते हैं किसके अंदर, NaOH डालते हैं आप लोग किसके अंदर बच्चों, फिनाइल अमाइन के अंदर, ठीक है ना। तो ये पार्ट वैसे तो होता है किसकी तरफ से, ये पार्ट होता है वैसे आपके पास एजोडाई की तरफ से, सॉरी एजोडाई बोल रहा हूँ, डाई एजोनियम सॉल्ट की तरफ से, है ना भाई, इसकी तरफ से आता है ये, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ से आता है भाई, ये लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, NaOH ऐड करना पड़ता है किसके अंदर, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, यहाँ कर लेते हैं इसको अलग से। ये आपको डालना पड़ता है इसके अंदर भाई, फिनाइल अमाइन के अंदर, ठीक है ना। तो इसने बोला है कि ये बताओ ये क्या चीज़ है, दिस इज एक्चुअली आर, ये आपके पास आर है, ये उसके बाद आपके पास एक बीच का प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद आप इसको जो है किस में कन्वर्ट करते हो, फिर इसका रिएक्शन अगर आप फिनोल से कराते हो, ठीक है ना, प्लस फिनोल के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो अब आपके पास जाके वो एजोडाई बनती है। तो वो असल में हमसे आर पूछ रहा है, तो आर बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम बना लेते हैं भाई आर। आर कैसे बनेगा, आप इसमें फिनाइल अमाइन बना के दिखा दें इसको। ठीक है भाई, ये हो गया फिनाइल अमाइन। नेम द फंक्शनल ग्रुप दैट इज फॉर्म इन रिएक्शन 3, रिएक्शन 3 के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप बना है, रिएक्शन 3 के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप बना है वो क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप बना है भाई ये एजोडाई है, तो आप इसको सिंपल एजो ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद HNO3 प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स
with the molecular formula this. ठीक है. All right. Identify the two isomers that are produced in the large quantities. अच्छा जी, फिनोल का रिएक्शन कराया है हमने नाइट्रिक एसिड के साथ. तो जब फिनोल का रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड से जो रिएक्शन होता है तो फिर आपके पास NO2 ग्रुप ऐड होता है. ठीक है ना. NO2 ग्रुप ऐड होता है. तो अगर मेरे पास ये फिनोल है, फिनोल का रिएक्शन अगर मैं करा दूंगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो NO2 ग्रुप इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, ऐड हो जाएगा. तो ये है फिनोल. ठीक है. ये आपके पास क्या है भाई, फिनोल है. ठीक है. और ठीक है भैया, आपके पास फिनोल है. ये फिनोल आ गया हमारे पास. जब आप इसका रिएक्शन कराओगे नाइट्रिक एसिड के साथ भाई, तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो NO2 लगेगा. तो फिनोल क्योंकि डायरेक्टिंग ग्रुप है, 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो 2 पे लग सकता है या 4 पे लग सकता है. तो इस वजह से इसके दो आइसोमर हो सकते हैं. ठीक है. और इसका रीजन क्या होता है, वाई दे आर 2 and 4. तो आप कह सकते हैं जो हाइड्रोक्सिल यहाँ लगा हुआ है फिनोल का ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है. कहाँ पर भाई, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे, जिसकी वजह से आपके पास ये सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे ही लग सकते हैं. क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव होना चाहिए. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर फोर्थ और सिक्स पॉइंट पे या सेकंड पॉइंट पर अगर इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर ये यहीं सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है ना. सो OH increases the electron densities at point 2, 4 and 6, right. ठीक है ना. और दैट इज वाई होगा क्या आपके पास कि ये बनना आसान हो जाएगा. ठीक है. 2, 4 and 6 बाय डी लोकलाइजिंग. अच्छा लिख देता हूँ, बाय डी लोकलाइजिंग लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द बेंजीन रिंग. ठीक है ना. बेंजीन रिंग के अंदर लोन पेयर डोनेट या डीलोकलाइज करने की वजह से ये होता है. ठीक है भाई. मेरे ख्याल से ये काफी होगा, या अगर आपने इसके अलावा भी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं. देयरफॉर देयरफॉर टू डिफरेंट आइसोमर्स आर गोइंग टू बी फॉर्म. या इसके अलावा क्या लिखें, बस काफी है इतना. ठीक है ना. देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट आइसोमर वुड बी ऑब्जर्व. ठीक है ना भाई. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है बच्चों.